थैंक यू सर। सर थोड़ा फैट्स के बारे में बताएंगे, वो नॉन सॉल्युबल सॉल्युबल फैट्स जैसे पेप्टाइड्स फ्रेंडली है और स्टेरॉइड हार्मोन्स, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे सर। ठीक है, फैट्स के टाइप हम डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर लेते हैं। जी थैंक यू सर। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके ओके, तो देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपका 2 स्टेप में होता है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ठीक है, 2 स्टेप में आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा। पहला स्टेप है जो आपका ब्लड में होगा। जैसे ही हम खाना खाते हैं सारा का सारा ग्लूकोज जाता है आपके ब्लड में। तो वहां पे ग्लूकोज का क्या होगा, एक मेटाबॉलिज्म ये वाला हमें डिस्कस करना है। दूसरा, ब्लड से ग्लूकोज को आपकी सेल्स एब्जॉर्ब करती हैं और सेल्स के अंदर से ग्लूकोज का क्या फेट फेट होगा, ये हमें दूसरा मेटाबॉलिज्म डिस्कस करना है। तो इसे हम वन समझ लेते हैं। अब ब्लड में अगर आपका ग्लूकोज है, फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था अगर जब हम खाना खाते हैं ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारा पेनक्रियास है उससे रिलीज होगा इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और ग्लूकोज के अमाउंट को कम कर देगा हमारे ब्लड में। सिमिलरली जब हमें भूख लगी हुई है या फिर जब हमने खाना नहीं खाया हुआ है, आप फास्टिंग कर रहे हो, तो वहां पे ग्लूकोज का लेवल लो होगा। उस समय यही ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में टूट जाएगा। और इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, वेरी गुड। अब ये सिंपल मेटाबॉलिज्म हो गया कि अगर ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो, और अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज अगर बहुत कम हो गया तो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। सिंपल मेटाबॉलिज्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग इस ग्लाइकोजन को टूटने का मौका ही नहीं देते हैं। हम खाते रहते हैं। उस समय क्या होगा, उस समय ये जो ग्लाइकोजन है ये टूट नहीं रही है, तो फिर ये ग्लाइकोजन का क्या फेट होगा, कितना ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है अराउंड? ये चीजें हमने डिस्कस की हुई थी। 500 ग्राम तक हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकती है, 500 to 600, जिसमें कि 350 तक लीवर में स्टोर हो सकता है
उसके बाद 150-200 ये मसल्स में स्टोर होता है। उसके बाद भी अगर हम खाते जा रहे हैं, ग्लूकोज अगर हाई होता जा रहा है, उसके बाद इस ग्लाइकोजन का क्या होगा? उसके बाद ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाती है फैट में, ठीक है। और ऐसे ही हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में फैट बढ़ रहा है, चाहे फैट वेस्ट रीजन में बढ़ रहा है या फिर हमारे आर्म्स में बढ़ रहा है, लेग्स में फैट बढ़ रहा है, उसके पीछे का रीजन ये नहीं होता कि हम फैट खा रहे हैं, हम ज्यादा ऑयल का इंटेक कर रहे हैं या फिर घी ज्यादा खा रहे हैं, वो रीजन नहीं होता। रीजन ये मेटाबॉलिज्म होता है कि कार्बोहाइड्रेट हम खाते रहते हैं, रोटी चावल आप खा ही रहे हो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, शुगर वगैरह का जब भी हम कंजम्पशन करते हैं वो सारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब ग्लूकोज लेवल लो होगा उस समय ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में एनर्जी देने के लिए। लेकिन अगर ये सारा ग्लाइकोजन खत्म हो गया, फॉर एग्जांपल कोई बहुत दिनों से फास्टिंग कर रहा है और ये ग्लाइकोजन का स्टोर खत्म हो गया, तो फिर कहाँ से बॉडी एनर्जी लेके आएगी? non-carb material means fat, protein. फैट या प्रोटीन से थोड़ा सा एनर्जी मिलता है थोड़ा। या फैट और प्रोटीन से, ये जो फैट बना था या फिर जो प्रोटीन है उसको बॉडी तोड़ना स्टार्ट कर देती है और उसको फैट को कन्वर्ट कर देती है, किसमें? फैट और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में और उससे एनर्जी लेना स्टार्ट करती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का आउटर मेटाबॉलिज्म हो गया, यानी कि मेटाबॉलिज्म इन ब्लड हो गया। अब इन प्रोसेस का नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज नोन एज Glycogenesis. ग्लाइकोजेनेसिस। के बाद अगर ये ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज में, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। के बाद अगर ये ग्लाइकोजन पूरा का पूरा खत्म हो गया और फैट और प्रोटीन से हमारी बॉडी एनर्जी बना रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर नियो ग्लूकोजेनेसिस। ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए। तो इतना हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। थोड़ा सा हम देख लेते हैं सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में आपको कितना याद रखना है? सबसे पहले जो ग्लूकोज है, आप लोग ही बताओगे इसमें सबसे पहले जो प्रोसेस है, पहली प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ पे होगी ये प्रोसेस? हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड से मिलके। नहीं, अभी हम सेल्स में चले जा चुके हैं। ओके ओके। हाँ, ये डाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम। स्टार्च सर? हाँ, स्टार्च एज इट विल डन इन स्टार्च। नहीं, हम डाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डाइजेशन। लाइक इट विल हैपन इनसाइड सेल, बट एट विच प्लेस? सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्मा सर। साइटोप्लाज्म है, ये सेल है, इसके अंदर ग्लूकोज आ चुका है। तो ग्लूकोज अब कैसे टूट के एनर्जी देगा उस पर हम बात कर रहे हैं, उसे ग्लूकोज का सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो फर्स्ट this glucose will be broken down into two molecule of pyruvate, और उसमें कुछ
एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ NADH। तो आपको बीच में जो भी बन रहा है आपको उसको याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये ग्लूकोज टूट के 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट के बना रहा है और उसमें इतने एटीपी बन रहे हैं, इतने NADH बन रहे हैं। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और ये होती है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ये पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन टू एसिटाइल कोएंजाइम A। इसमें क्या होगा, ये जो पाइरूवेट रहता है, 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट के कन्वर्ट हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। इतना ही याद रखना है। अब इस प्रोसेस में कितने NADH बन रहे हैं, कितने ATP बन रहे हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी बीच में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है या फिर बीच में कौन कौन से केमिकल बन रहे हैं, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। और अब ये जो पाइरूवेट है ये एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इससे आगे की पूरी जो प्रोसेस है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तीसरा स्टेप कौन सा है? कार्ब साइकिल। क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं और इसी को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था क्यों इसके इतने सारे नाम हैं। TCA साइकिल क्यों कहते हैं इसे, इसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और TCA साइकिल हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। पूरी जब ये साइकिल चलती है तो 3 जगह पे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्रैब साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी उनका नाम था हैंस क्रैब। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला केमिकल बनता है वो एक सिट्रिक एसिड है। तो इन 3 नामों से इस साइकिल को जाना जाता है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका एसिटाइल कोएंजाइम A बना था, ये एसिटाइल कोएंजाइम A इस साइकिल में जाएगा और इस साइकिल में जाके यूज हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या बन रहा है, बीच में क्या बन रहा है, साइड में क्या बन रहा है, ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर से आपको पता होना चाहिए इसमें कितने NADH बने, ATP कितने बने और GTP कितने बने, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इसको पढ़ लेना कि हाँ इसमें आपके 3 NADH बने, 1 GTP बना और 2 ATP इसमें बने, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहली प्रोसेस आपकी हो गई ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी प्रोसेस हो गई एसिटाइल कोएंजाइम में, तीसरी प्रोसेस हो गई क्रेब साइकिल। जितना अभी मैंने लिखा हुआ है उतना ही आपको याद रखना है। ये वाली प्रोसेस भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। चौथा स्टेप कौन सा है? इलेक्ट्रोचेन। हाँ, ऑक्सीडेटिव फोटो फॉस्फोराइलेशन या फिर इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं या फिर इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, ये जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये क्यों हो रही है हमारी सेल्स में, क्या पर्पस है इसका? Sir, final जो NADH and GTP, these all will convert into ATP in the presence of oxygen. That's why this is called as oxidative phosphorylation. Yeah, very good. So the NADH, GTP, all the energy molecule except this ATP which are getting produced in all these steps, these are toxic for us. Like we can't have very much quantity of NADH, we can't have very much quantity of GTP. अगर ये NADH और GTP
का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता गया तो ये हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा। तो इसीलिए बॉडी क्या करती है, NADH और यहाँ पे जो GTP बना था और बीच में कहीं कहीं पे FADH2 भी बनता है, तो बॉडी क्या करती है, इन सभी को ATP में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि एक NADH2 से कितने ATP बनेंगे, 3 ATP। एक FADH2 से कितने ATP बनेंगे, 2 ATP। और एक GTP से 1 ATP। यहाँ सिंगल ATP बनेगा। तो जितने भी NADH2, FADH2, GTP बने थे उसमें बॉडी क्या करती है, सबके सब में उसको ATP में कन्वर्ट कर देती है। फाइनल क्वेश्चन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से टोटल कितने ATP बनते हैं, कन्वर्जन होने के बाद टोटल कितने ATP बनेंगे? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सर ऐसे में याद रखी हूँ 36 शायद, लेकिन हाउ 36 नॉट गेटिंग सर। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से टोटल जो ATP बनते हैं वो 36 नहीं बनते, वो 38 ATP बनते हैं। और वो आपको, वो कैसे बनेंगे, वो उसके लिए आपको पूरी क्रैब साइकिल में देखना पड़ेगा कितने बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखना पड़ेगा कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने बन रहे हैं, उसके बाद ये कन्वर्जन में कितने बन रहे हैं। कन्वर्जन में जितने बनेंगे उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। उसके बाद देखना पड़ेगा क्रैब साइकिल में कितने बने थे। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। जब हमने पिछली क्लासेस की थी तो वहां पे हमने डिटेल में देखा था कि इतने ATP इससे बन रहे हैं, इससे इतने दूसरी स्टेप में बन रहे हैं, और पूरा मैंने आपको एडिशन करके बताया था कि ये टोटल 38 ATP बन रहे हैं। तो अगर डिटेल में देखना है तो वो क्लास फिर से देख सकते हो आप। बाकी अगर आपको बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो टोटल 38 ATP बनते हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में। दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है अनारोबिक। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उससे कितने ATP बनते हैं? बस 2 ATP बनते हैं, ठीक है। और साथ में कुछ वहां पे आपने देखा होगा, अगर आप इसको थोड़ा सा अपनी ग्रॉस उससे अगर हम इसको कंपेयर करें, कहीं पे अगर आप लकड़ियां जला रहे हो तो अगर लकड़ियां बहुत क्लीनली जल रही हैं तो वहां पे धुआं बहुत कम होगा। लेकिन अगर जो कंबस्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा धुआं आ जाता है। सिमिलरली एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत क्लीन कंबस्शन हो रहा है, ऑक्सीजन है वहां पे, तो वहां पे हीट भी ज्यादा आ रही है और कुछ वहां पे ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस बन नहीं रहे हैं धुएं की तरह। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये एक तरह से इनकम्प्लीट कंबस्शन हो गया, जैसे कि जब लकड़ियां सही से नहीं जल रही हैं, बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ जैसे वहां पे धुआं बन रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ हार्मफुल सबस्ट्रेट बनेगा। तो ये ह्यूमन में क्या बनता है? ह्यूमंस में बनता है लैक्टिक एसिड। जब ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत तेज भाग रहे हो और आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ज्यादा आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी नहीं है, उतनी तेजी से आप ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से फिर हमारी मसल्स में क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यीस्ट में भी होता है और यीस्ट में बनता है अल्कोहल। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का कंसिक्वेंस है। इतना बस आपको याद रखने की जरूरत है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज में। Sir, can you repeat it? Anaerobic respiration. What you told me say that में क्या समझ में नहीं।
repeat it. You want me to repeat again? Yes, sir. Okay. Are you not very much comfortable in Hindi? Yes, sir. Yes, sir. I am comfortable in both languages. I have no issue. Means only I am getting confused. That last you told na that the anaerobic respiration that yeast. What you told, I am not getting. Yeah, I am saying first step will always be this glycolysis. अगर हम ग्लूकोज से एनर्जी लेना चाह रहे हैं तो पहला स्टेप हमेशा ग्लाइकोलाइसिस होगा। उसके बाद अगले स्टेप पे जाने से पहले बॉडी देखती है कि ऑक्सीजन है कि नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो बॉडी करेगी एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर बॉडी ये कन्वर्जन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीजें होंगी, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी को लग रहा है कि ऑक्सीजन बहुत कम है या फिर ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी है नहीं, तो बॉडी इन 3 स्टेप से ना होके सीधा सीधा एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगी। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जहां पे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बन रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहीं ऑक्सीजन की एब्सेंस में बस 2 एटीपी बनेंगे। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है कि उसमें हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं। इसके अलावा एक और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यीस्ट, जिसमें भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन से यीस्ट में अल्कोहल बनता है। जैसे हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनेगा वैसे ही यीस्ट में अल्कोहल बनेगा। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है और इसमें 2 एटीपी बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कितने ज्यादा एटीपी बनते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से, तो 36 एटीपी ज्यादा बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear now. ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको टाइप्स ऑफ फैट पढ़ने हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हो। देखो, फैट बने होते हैं फैटी एसिड से, प्लस कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, जैसे कि किसी किसी में आपका ग्लिसरॉल हो जाएगा, किसी किसी में आपका फास्फोरस हो जाएगा। तो जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई होती है वैसे ही फैट बने होते हैं फैटी एसिड प्लस कोई दूसरे मॉलिक्यूल जैसे ग्लिसरॉल, फास्फोरस वगैरह वगैरह। तो 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन। तो फैटी एसिड हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक फैटी एसिड होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे फैटी एसिड होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारा सारा का सारा एनिमल फैट आ जाता है और प्लस प्लांट में से 2 प्लांट सैचुरेटेड फैटी एसिड से माने जाते हैं, यानी कि उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। कौन कौन से हैं 2 प्लांट? कोकोनट और पाम ऑयल। कोकोनट और पाम, वेरी गुड। ये 2 हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। अब ये जो सैचुरेटेड फैट है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल माना जाता है।
क्यों हार्मफुल माना जाता है? क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैट है ये आगे जाके कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। कौन सा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा? एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या फिर इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अब ये आगे जाके आर्टरीज को ब्लॉक करता है, इसीलिए सैचुरेटेड फैट अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट टू ऑल प्लांट्स में ही पाया जाता है। चाहे आप इसमें मस्टर्ड ऑयल ले लो, चाहे सीसम ऑयल ले लो, चाहे ऑलिव ऑयल ले लो, सब में ये पाया जाता है। और ये क्या करता है? आगे जाके हमारी बॉडी में ये HDL बनाएगा। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और ये ब्लॉकेज को क्लियर करने का काम करता है। तो दो तरीके के फैटी एसिड हो गए, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड इस तरीके से वर्क करता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इस तरीके से बॉडी को अफेक्ट करता है। उसके बाद ये तो हो गया, यहाँ पे हमने किनको डिवाइड किया? हमने फैटी एसिड को डिवाइड किया। हम फैट को भी डिवाइड कर सकते हैं। फैट को हम किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सबसे पहले एक ऐसा एग्जाम्पल के लिए कहीं पे फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल है, तो 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और एक ग्लिसरॉल मिलके जो फैट बनाएंगे उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। ये जो फैट है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट फैट है, यानी कि सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। चाहे आप किसी ऑयल में देखो, चाहे हमारी बॉडी में देखो, सबसे ज्यादा नेचुरली ट्राइग्लिसराइड ही मिलता है। इसीलिए जब भी हम कभी फैट के लेवल्स चेक करते हैं हमेशा ही हम ट्राइग्लिसराइड के लेवल चेक करेंगे। तो ये तो हो गया ट्राइग्लिसराइड, फैट का एक टाइप। दूसरा फैट का टाइप क्या है? अगर फैटी एसिड के साथ मिलके फैटी एसिड के साथ अगर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एक मिनरल है, अगर ये दो मिलके एक फैट बना रहे हैं तो कौन सा फैट है ये? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। ये दूसरा फैट का टाइप हो गया। ये पहला फैट का टाइप हो गया ट्राइग्लिसराइड। हमेशा फैट जो है मोस्टली इसी फॉर्म में स्टोर होता है, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर होगा। अब फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड और फॉस्फोरस के साथ मिलकर जो फैट बनता है उसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड के क्या क्या मेजर फंक्शन है हमारी बॉडी में? फॉस्फोलिपिड में सर सेल मेम्ब्रेन बना। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की ही बनी होती है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। ये बीच में यहाँ पे कुछ चैनल प्रेजेंट होंगे और उस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा सेल मेम्ब्रेन का। तो ये जो एक ये है ये फॉस्फोलिपिड है। तो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। दूसरा फॉस्फोलिपिड का इंपॉर्टेंट फंक्शन फैट डाइजेशन का काम करता है सर। हाँ, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। यही क्वेश्चन मोस्टली इसी लेवल से क्वेश्चन पूछेंगे। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है फॉस्फोलिपिड। तीसरा फैट का टाइप आ जाता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जैसे कि वर्ल्ड से ही हमें पता चल रहा है, यहाँ पे लिपिड, लिपिड का मतलब फैट ही है। लिपिड और लिपिड के साथ साथ कोई प्रोटीन भी जुड़ी होती है।
अब लिपोप्रोटीन का क्या फंक्शन होता है? लिपोप्रोटीन का फंक्शन है फैट का ट्रांसपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, फैट मतलब एक तरीके से ऑयल हो गया, घी हो गया। तो अगर आप कभी ब्लड जो है वो हमारा वाटर कंटेंट उसमें बहुत हाई होता है, तो ब्लड की जो प्रॉपर्टी है वो लगभग लगभग वाटर की तरह ही होती है। तो कभी अगर हम ऑयल को घी में ऑयल को अगर हम वाटर में मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो मिक्स नहीं हो पाता है। सिमिलरली हमारी बॉडी में जो फैट है वो ब्लड में मिक्स नहीं हो पाता, और मिक्स ना होने की वजह से वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रोटीन हेल्प करती हैं, जो कि फैट के साथ मिलके लिपोप्रोटीन बनाती हैं, जिससे फैट का ट्रांसपोर्ट होता है। इन्हें आप ट्रक की तरह समझ सकते हो, जो कि हमारी बॉडी में किसी भी फैट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रही है। तो ये फैट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है लिपोप्रोटीन। अगला फैट का एक टाइप हो गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक स्पेशलाइज्ड फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? क्यों कोलेस्ट्रॉल जरूरी है? विटामिन डी का प्रिकर्सर, यानी कि विटामिन डी हमारी बॉडी में सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, तो वो कोई कोलेस्ट्रॉल ही है। इसका नाम है कैल्सी डाइऑल, इसका शॉर्ट नाम है, एक बार आप इसका पूरा नाम देख लेना। ये कोलेस्ट्रॉल पे जब सनलाइट पड़ती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो ये फंक्शन हो गया कोलेस्ट्रॉल का। दूसरा कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट। सर एक बार वापस रिपीट करेंगे अभी जो आपने बोला प्लीज? हाँ जी, एक कोलेस्ट्रॉल है कैल्सी डाइऑल। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये विटामिन डी के प्रिकर्सर की तरह काम करता है। प्रिकर्सर मतलब रॉ मटेरियल, इसी से विटामिन डी बनेगा। लेकिन बनेगा किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ऐसा नहीं है कि सनलाइट में विटामिन डी और वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। सनलाइट बस एक मीडियम की तरह हेल्प करती है, जो कि इस कैल्सीडाइऑल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन कोलेस्ट्रॉल का। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल मिथ की वजह से, या फिर आप कह सकते हो थोड़े से इन्फ्लुएंस की वजह से, लोग फैट को पूरी तरह से स्किप कर रहे हैं। फैट को स्किप करने की वजह से, ठीक है, अडल्ट्स में तो नर्वस सिस्टम पूरा डेवलप हो गया, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी फैट वगैरह नहीं देते हैं, ऑयल वगैरह पूरा हटा देते हैं उनके फूड से, जिसकी वजह से फिर नर्वस सिस्टम डिजनरेट होता है, ब्रेन का सही डेवलपमेंट नहीं होता। या फिर ऑलिव ऑयल यूज करेंगे जिसमें उतना लुब्रिकेशन होता नहीं है, उसकी वजह से भी ये चीजें होती हैं। तो नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए भी ये कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। जब हम ये पढ़ रहे थे तो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था, आपको हार्मोन्स को क्लासिफाई करना है। हार्मोन्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से दो ग्रुप है हार्मोन्स के? प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन। Yes, sir. प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में लगभग सारे हार्मोन आ जाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन में स्टेरॉइड हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं? सबसे पहले जो भी हमारे टेस्टोस्टेरोन
एड्रिनल ग्लैंड के कुछ हार्मोन, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। बाकी प्रोटीन में आपके बच्चे में हार्मोन आ जाते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन, ये सारे, इन्हें प्रोटीन वाले हार्मोन को हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन। और स्टेरॉइड हार्मोन हमारे कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया कोलेस्ट्रॉल का। और ये हो गए मेजर फैट। तो फैटी एसिड को अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं और फैट को अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कोई और डाउट है इसमें, फैट में? सर और एक सर पैराथोहॉर्मोन फंक्शन, आपने शायद में कुछ वीडियो में प्रीवियस बैच का वीडियो देखी हूँ, ऐसे था, लेकिन उसमें डिटेल्स आप हार्मोन फंक्शन। दो हार्मोन होते हैं, एक होता है कैल्सिटोनिन और एक होता है पैराथॉर्मोन। तो कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है, पैराथॉर्मोन का क्या फंक्शन है, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो सबसे पहले कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज होता है? पैराथायराइड ग्लैंड से। नहीं, कैल्सिटोनिन आपका थायराइड से रिलीज होगा। थायराइड से 3 हार्मोन होते हैं, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। सर कैल्शियम रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन ना? सॉरी, कैल्सिटोनिन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन ना, मेरे को याद नहीं। दैट इज ऑक्सीटोसिन। ओके ओके एंड नॉट स्पेसिफिकली ऑक्सीटोसिन। ठीक है, उसमें अभी बात करते हैं। तो कैल्सिटोनिन, देखो कैल्शियम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ब्लड के लिए कैल्शियम? मसल के लिए इंपॉर्टेंट है, बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इनके लिए कैल्शियम? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। हाँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वेरी गुड। ब्लड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्लड के लिए कैल्शियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लॉटिंग जब भी होगी वो कैल्शियम की ही प्रेजेंस में होगी। और बाहरी इंजरीज तो हमें कम होती है, लेकिन इंटरनल इंजरीज हमें होती रहती है। हो सकता है कि हम अगर जोर से हमें कफिंग हो रही है तो हो सकता है इंटरनल इंजरीज हो जाएंगी। तो कैल्शियम बहुत जरूरी है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। नहीं तो क्या होगा, कहीं पे अगर हमें चोट लग गई तो ब्लड वहां पे से निकलता रहेगा। और अगर एक्सटर्नल इंजरी है तो ठीक है, लेकिन इंटरनल इंजरी फिर बहुत ज्यादा फेटल हो जाती है। तो ब्लड मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी कैल्शियम मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बोन्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बोन्स को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी कैल्शियम कहाँ पे रिक्वायर्ड है? सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है बॉडी की? बोन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कैल्शियम कम है हमारी बॉडी में तो बॉडी उसे कहाँ पे लेके जाएगी? ब्लड में लेके जाएगी, मसल में लेके जाएगी, या फिर बोन्स में लेके जाएगी? फर्स्ट प्रायोरिटी, हाँ पहले ब्लड में लेके जाएगी सर, हाँ, पहले ब्लड में लेके जाएगी, फिर मसल्स में एंड देन लास्ट में बोन में। हाँ, फिर बोन में। अब देखो, अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम है ही नहीं, ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल बहुत लो है तो आप क्या करोगे हड्डियां मजबूत करके? इंटरनल इंजरी तो हो गई है। तो पहली प्रायोरिटी ब्लड में होती है ताकि एटलीस्ट जो फेटल वाली कंडीशन है वो ना आए। तो इस मैकेनिज्म के लिए दो हार्मोन बने हुए हैं हमारी बॉडी में, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन। कैल्सिटोनिन रिलीज होगा थायराइड से, पैराथॉर्मोन रिलीज होगा पैराथायराइड ग्लैंड से। अब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में अच्छा खासा कैल्शियम है, जब कैल्शियम का लेवल हाई होता है, यानी कि आप अच्छी डाइट ले रहे हो, कैल्शियम का लेवल अच्छा खासा आपकी बॉडी में, तो बॉडी क्या करेगी, जो कैल्शियम है ब्लड में
ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये क्या करता है, ब्लड से पहुंचा देता है फिर बोन्स में, और बोन्स में उसको स्टोर करने लगता है, क्योंकि बोन्स में कितना भी कैल्शियम रह सकता है। ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तो ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ब्लड का वेट ज्यादा हो जाएगा, और अल्टीमेटली हार्ट को बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा पंप करने में, और वो हमें लेके जाएगा कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ। तो इसीलिए ब्लड में से इस ज्यादा कैल्शियम को बॉडी हटा के बोन्स में जमा कर देती है। कौन से हार्मोन की वजह से? कैल्सिटोनिन हार्मोन की वजह से। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम को कम कर रहा है और बोन्स में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आपकी डाइट से आपने कैल्शियम हटा दिया तो लो कैल्शियम, वहां पे बॉडी की प्रायोरिटी होगी कि बोन में भले ही कैल्शियम कम हो जाए लेकिन ब्लड में कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए। तो वहां पे ये जो आपका पैरा हार्मोन है ये क्या करेगा, बोन से ब्लड में कैल्शियम को लाएगा। हाँ, बोन से ब्लड में कैल्शियम को लेके जाता है। तो ये फंक्शन है कैल्सिटोनिन और पैरा हार्मोन का, दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन है। उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन, बीच में आपने बोला था मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन ऑक्सीटोसिन की वजह से भी एग्जैक्टली नहीं होता। मिल्क प्रोडक्शन होता है एक हार्मोन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी से रिलीज होगा, और इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है प्रोलैक्टिन। लेकिन मिल्क मेमोरी ग्लैंड से कब बाहर आता है? वो आता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये किसी चीज की फॉर्मेशन नहीं कर रहा, ये बस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से मिल्क जो है वो मेमोरी ग्लैंड से बाहर आता है, या फिर इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से जब नेचुरल अगर डिलीवरी हो रही है तो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो हमेशा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से। तो मिल्क प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन, और मिल्क जब बाहर आ रहा है बॉडी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से। ठीक है। ओके, मीन्स मिल्क प्रोडक्शन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है ना? नहीं, बैलेंस हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते, क्योंकि अगर मिल्क मेमोरी ग्लैंड में स्टोर होता रहता है, अगर वो बाहर नहीं निकलता तो फिर निगेटिव फीडबैक के थ्रू उसका खुद से प्रोलैक्टिन से बैलेंस हो जाता है। ऑक्सीटोसिन बस उसको डिमांड के अकॉर्डिंग बाहर निकालने के लिए। ओके सर, गॉट इट। सर अभी जैसे आपने बताया तो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो हमारे ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तो वो ब्लड से कैल्शियम लेकर के एंड बोन्स में वो डिपॉजिट कर देता है। एंड पैरा थायराइड जो है, पैरा थायराइड हार्मोन है, वो अगर ब्लड में कैल्शियम कम है तो वो वहां पे ज्यादा कैल्शियम पहुंचाने का काम करता है। इज दैट करेक्ट सर? हाँ, वो ब्लड में कैल्शियम लेके आएगा। ओके ओके, ये आपको ब्लड टोन आप याद रख लो। बाकी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आप थोड़ा सा सोच के लगा सकते हो। जैसे कैल्सिटोनिन, इट विल इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन बोन्स एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। तो वो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, पर आपको याद रखना है वो ब्लड से बोन में पहुंचा देगा कैल्शियम। ओके ओके, एनीवन एल्स विद अ क्वेश्चन? सर आपने एक लेक्चर में बताया था कि जल नेति का जो पानी होता है उसमें अगर नमक कम हुआ तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स में, और वो उसका क्या सिस्टम रहता है सर, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ ठीक है। वो बेसिकली अभी डाइट न्यूट्रिशन से है नहीं, वो एनाटॉमी से रिलेटेड है। तो मैं तो ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस एक फिनोमिना है। आपका यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट किसे कहते हैं हम? आपका पानी हो गया है।
और सॉल्यूट मतलब जो उसमें मिला हुआ है नमक। ऑस्मोसिस हम किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस हम कहते हैं अगर हम दो सॉल्यूशन को कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी पाइप से और हमने ऐसी पाइप लगाई हुई है कि जो सॉल्यूट है वो फ्लो नहीं कर सकता, यानी कि इतने बड़े बड़े इसमें होल नहीं है, इतने बड़े बड़े छेद नहीं है कि नमक एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो पानी का मूवमेंट होता है। तो जिस जगह पे नमक ज्यादा होगा तो उस जगह पे अल्टीमेटली पानी कम होगा। तो पानी क्या होता है, अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाएगा। यानी कि जिस जगह नमक कम है उस जगह से, जिस जगह नमक कम है इसका मतलब उस जगह पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी उस जगह से दूसरी जगह चले जाएगा जहां पे नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पानी की कंसंट्रेशन कम है। इतना समझ में आया? यस। हाँ ठीक है। अब जल नीति में क्या होगा, अगर आपके वहां पे नमक आपका कम हो गया तो नमक कम होने की वजह से जो आपका पानी है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। और हमारा नमक डालने का उसका पर्पस क्या है, दोनों सॉल्यूशन को सेम बनाना, ताकि ना ही जो पानी है वो हमारी बॉडी की सेल्स एब्जॉर्ब करे और ना ही हमारी बॉडी के अंदर से पानी बाहर आ जाए। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट उतना नमक नहीं डालते हैं, अगर वो कम ज्यादा होता है, इसीलिए अगर आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो किसी टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि आपको मेथी में उतना ही नमक डालना है जितना कि आपके आंसू नमकीन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही उसको बनाने के लिए। लेकिन अगर आपने क्या करा, अगर आपने उसमें नमक कम डाला, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो जैसे ही आप जल नीति करोगे आपकी जो नेजल सेल्स होंगी वो पानी को एब्जॉर्ब कर देंगी और आपको दिन भर अपना सर भारी लगेगा। अगर आपने नमक बहुत ज्यादा डाल दिया तो पानी की कंसंट्रेशन उसमें कम हो गई, तो बॉडी के अंदर से जो पानी है वो ऊज आउट होना स्टार्ट हो जाएगा और उस पानी के साथ बाहर आ जाएगा। उसकी वजह से दिन भर फिर हमें ड्राइनेस फील होगी नोज में। तो कंसंट्रेशन इसलिए एग्जैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी सर, इसको ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं, मतलब जो आपने बताया। हाँ, मतलब अगर पानी सर, अंदर जा रहा है तो वो ये एंडो। चीज, ओके सॉरी सर। हाँ जी बोलिए। हाँ नहीं, ये चीज अपने अगर वमन धोती के लिए जो पानी यूज करते हैं उसके लिए भी अप्लाई होता है सेम फॉर्मूला, या फिर जो भी चीज हम करते हैं उसके लिए सब अप्लाई होता है? मतलब पानी के अंदर नमक का मिक्स जो है कंटेंट वो एकदम बराबर होना चाहिए, मतलब। हाँ हाँ। आपका वमन में भी यही होगा, लेकिन वमन में आपके पास ये है कि अगर वमन में आपके स्टमक ने अगर एब्जॉर्ब कर भी लिया, तो स्टमक का तो काम ही है ना पानी को एब्जॉर्ब करना। स्टमक के पास तो मैकेनिज्म है, वो पानी को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देगा और वहां से वो फिल्टर होकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर हमारी नोज ने एब्जॉर्ब कर दिया फिर वो दिन भर सर भारी हो जाता है, क्योंकि नोज के पास मैकेनिज्म नहीं है कि पानी को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजा जाए। तो वमन में चल जाता है, लेकिन जल नीति में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर से डाइट एंड न्यूट्रिशन का आप लोग रिवाइज कीजिए। मुझे अभी थोड़ी सी जरूरत लग रही है, अगर आपको लगता है तो आप फिर से वीडियोस देख सकते हैं। और फिर अगर पढ़ने के बाद आपको कोई सा भी डाउट आता है तो एक बार हम फिर से क्लास करेंगे, मे बी अगले संडे हम कर सकते हैं, तो उसमें आप अपने सारे डाउट फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, सभी को थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। सर थैंक थैंक यू जितेंद्र सर। ये